हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा सो दैट कि मुझे पता लगे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मैं आगे आने वाले टाइम में भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो सब्जेक्ट के ऊपर बनाता रहूँ। तो गाइस, शुरू करते हैं। हम NCERT क्लास 10 इंग्लिश की पोएम 2 जिसका नाम है फायर एंड आइस। स्टूडेंट्स, फायर एंड आइस में एक बहुत ही अच्छे सिंबॉलिक वर्ड यूज़ किए गए हैं, फायर एंड आइस। फायर, यहाँ पे फायर का मीनिंग पोएट समझा रहा है कि फायर से मीनिंग है उसका चाहत, जिसे हम इंग्लिश में डिज़ायर भी कहते हैं, कि लोगों की डिज़ायर, लोगों की चाहत, लोगों की पसंद, लोग क्या पसंद करते हैं। तो फायर को उसने सिंबलाइज़ किया है डिज़ायर से। और एक और वर्ड है यहाँ पे आइस। आइस यानी कि स्नो। स्नो यहाँ पे पोइट ने सिंबलाइज़ किया है नफ़रत से, जिसको हम कहते हैं हेट, या एक और फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं कि रिवेंज, है ना, किसी से नफ़रत करना, हेट करना। तो पोएट ने यहाँ पे फायर को और स्नो को या आइस को यहाँ पे सिंबलाइज़ किया है दो इन वर्ड से, डिज़ायर से और हेट से। तो आइए समझते हैं कि पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहता है। द पोएम सेज सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहा है कि कुछ लोग, दुनिया में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड, ये पृथ्वी का नाश या ये पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन या एंड हो जाएगा फायर से। फायर मीन्स लोगों के डिज़ायर से, कि लोगों की चाहत, कि इतनी बढ़ जाएगी कि वो सिर्फ़ अपना ही फ़ायदा देखेंगे और दूसरे का फ़ायदा ना देखते हुए, दूसरों का नुकसान करते हुए या इस दुनिया का, इस पृथ्वी का नुकसान करते हुए इस वर्ल्ड को जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएंगे। और इन्हीं में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सम से इन आइस। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन जो है, या इस वर्ल्ड का जो एंड होएगा वो स्नो से होएगा, स्नो या आइस, और जिसको सिंपलाइज़ किया है यहाँ पे हेट्रेड से, मतलब नफ़रत से, कि लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगेंगे, या आपस में जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, वो एक दूसरे से नफ़रत करने लगेंगी, एक दूसरे से लड़ने लगेंगी। तो इस तरीके से इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। थर्ड लाइन में, इस पोएम की थर्ड लाइन में, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे पोएट की ओपिनियन ये है कि पोएट ने यहाँ पे अपने हिसाब से जो एक्सपीरियंस किया हुआ है डिज़ायर के बारे में, चाहत के बारे में, कि जिसकी वजह से ये दुनिया जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है बढ़ रही है या बढ़ जाएगी। तो आगे ये कहता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कि ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड का जो एंड है वो फायर से होएगा, या इस वर्ल्ड का जो एंड होगा या डिस्ट्रक्शन होगा वो लोगों की आपस की डिज़ायर से होगा या चाहत से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पोएट ने इस बारे में, इस चीज़ का कि लोगों की चाहत का, डिज़ायर का, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस रीज़न की वजह से वो कहता है कि इस वर्ल्ड का जो डिस्ट्रक्शन है वो लोगों के डिज़ायर की वजह से हो जाएगा, कि लोग अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करेंगे, अपने डिज़ायर्स को, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को पूरा करने के चक्कर में इस दुनिया का सर्वनाश कर देंगे या सत्यानाश कर देंगे, या इस दुनिया को या इस वर्ल्ड को बिल्कुल उसके ख़ात्मे की तरफ, एंड की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये इस पोएम की 5th लाइन कहती है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहा है, पेरिश मीन्स ख़त्म होना, किसी चीज़ का एंड होना, ख़त्म होना।
कि अगर इस दुनिया को चांस मिले 2 बार ख़त्म होने का, 2 बार ख़त्म होने का मतलब 2 बार डिस्ट्रक्शन होने का मतलब कि एक बार दुनिया का डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर दुनिया ने अपने आप को जो है ठीक कर लिया, या वो दुनिया जो है वर्ल्ड जो है अपने आप को ठीक हो गया, बिल्कुल पहले जैसा हो गया, फिर दोबारा उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। तो यहाँ पे पोइट का कहने का मतलब ये है कि अगर दो मौके मिलें इस दुनिया को डिस्ट्रक्शन के लिए या ख़त्म होने के लिए, तो मैं फिर दोबारा जो है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं हेट के बारे में, नफ़रत के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि जो लोग कहते हैं कि ये इस दुनिया का जो डिस्ट्रक्शन है वो आइस की वजह से भी हो सकता है या नफ़रत की वजह से भी हो सकता है, तो मैं उन लोगों के साथ भी हूँ, या उन लोगों का कहना भी ठीक है कि जो इस बात को सपोर्ट करते हैं, इस ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं कि इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन जो है वो आइस से होगा या स्नो से होगा। तो मैं उन लोगों के साथ भी हूँ, क्योंकि मेरा मीन्स पोइट ये समझता है कि मैं नफ़रत के बारे में भी बहुत जानता हूँ, या मैंने इस दुनिया में नफ़रत भी बहुत देखी है आपस में लोगों के बीच में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि आइस से इस वर्ड का डिस्ट्रक्शन होगा, तो ये भी उनका कहना ठीक है। एंड वुड सफिस मीन्स कि ये जो है, सफिस मीन्स काफ़ी होना, इनफ। सफिस का मतलब होता है सफिशेंट, तो ये भी सफिशेंट है, आइस भी सफिशेंट है इस वर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये 2 वर्ड्स हैं जिसको पोइट ने यहाँ पे सिंबलाइज़ किया है, और हमने भी अपने एल्डर्स से यही जाना है, यही सीखा है कि जो सिनर्स लोग होंगे या जो पापी लोग होंगे वो हेल में जाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो आग में, जो कि नरक जो है, जो कि आग से बना हुआ है, और वहाँ पे वो लोग दे विल बी सबमर्ज्ड, या वहाँ पे वो एक बर्फ़ के या आइस का एक तालाब होगा या समुंदर होगा, है ना, उसमें उनको डुबो दिया जाएगा, है ना। वो वहाँ पे ठंड के मारे भी वो जो है ऐसे डूबे रहेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे ये पोइट ने ये समझाने की कोशिश करी है हमको कि यहाँ पे वर्ड का जो डिस्ट्रक्शन है वो फायर से भी हो सकता है और आइस से भी हो सकता है, और दोनों ओपिनियन को वो सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि दोनों ओपिनियंस के बारे में उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है और उसने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। इस पोयम में हम लोग राइम स्कीम जो यूज़ करी गई है उसके बारे में भी हम लोग सीखते हैं कि ये राइम्स क्या, कौन सी यूज़ करी है इन्होंने, क्या पैटर्न यूज़ किया है राइम्स में। राइम्स का मतलब होता है कि क्या क्या लिरिक्स, क्या किस ले में, गाने के सेंस में अगर हम यूज़ करें, क्या ले यूज़ करी गई है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फायर और आइस, फायर, डिज़ायर और अगेन फायर। जैसे आप देखें कि यहाँ पे पहले वाले में इसने फायर यूज़ किया है, पहली वाली लाइन में फायर, दूसरी वाली लाइन में यूज़ किया है फिर उसने यहाँ पे इस वाली लाइन में भी यूज़ किया है फायर, है ना, और उसने थर्ड वाली लाइन में यूज़ किया है डिज़ायर। तो मैं इस फायर, ये बिल्कुल एक ही तरीके से प्रोनाउंस हो रही हैं, फायर, डिज़ायर। देखिए एंड में इनके आयर लगा हुआ है, IRE डिज़ायर में भी, फायर में भी IRE आए, तो मैं इसको ए से डिनोट करूँगा, ए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है इसमें, जैसे उसने यूज़ किया है यहाँ पे आइस, ICE आइस, और इस लाइन में इसने यूज़ किया है पोइट ने ट्वाइस। इसमें भी देखिए एंड हो रहा है इसका आइस से, सफिक्स है आइस, और यहाँ पे भी देखिए इस वाली लाइन में भी आइस यूज़ किया है। तो मैं इस वाली आइस और ये वाली लाइन के ट्वाइस और इस वाली लाइन के आइस, और इसको मैं सफाइस, जो एंड वाली लाइन है सफाइस, इसको मैं करता हूँ B से डिनोट, और उसके बाद में यहाँ पे जो यूज़ किया है इन्होंने हेट, इस वाली लाइन में HATE हेट, और यहाँ पे यूज़ किया है इस वाली लाइन में इन्होंने ग्रेट। तो मैं हेट और ग्रेट को डिनोट करता हूँ C से। यहाँ देखिए मैंने ऐसे डिनोट किया हुआ है, फायर, डिज़ायर, फायर अगेन,
इसको डिनोट किया मैंने ए से, फिर उसके ऊपर आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस इसको डिनोट किया बी से, हेट एंड ग्रेट को मैंने यूज़ किया डिनोट किया सी से। तो मैंने देखिए ये ऐसा पैटर्न बनाया है इसका, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से नाइस, इसको बी को, फिर ये, तो मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया, देखिए ए बी ए, मैंने यहाँ पे ए बी ए लिख दिया है। यहाँ पे मैंने पैटर्न बनाया ए बी सी डी, यहाँ पे मैंने ए बी सी लिख दिया है पैटर्न। और यहाँ पे जो राइम स्कीम का पैटर्न बना है वो बना है बी सी बी, यहाँ पे मैंने बी सी बी लिख दिया है। तो ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि राइम स्कीम का पैटर्न क्या बना हुआ है, तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे कौन कौन से यूज़ किए गए हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ किए हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस का मीनिंग मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि व्हाट आर लिटरेरी डिवाइसेस। तो पहले लाइक इनकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड बाय द राइटर्स, पोइट्स टू मेक देयर वर्क ऑफ प्रोज फ्रॉम मेगर टू मैग्निफिसेंट। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू एनहांस द राइटिंग कंटेंट्स एंड आइडियाज़। मेगर मीन्स बहुत छोटा, एंड मैग्निफिसेंट मीन्स बहुत बड़ा। तो यहाँ पे जो राइटर्स, जो पोइट्स लोग होते हैं, जो अपने ये जो ये लिखते हैं, है ना, जो ये अपना जो वर्क करते हैं, या ये पोएम्स, प्रोज, जो पोइट्रीज़ जो ये लिखते हैं, ये और अच्छी लगे और इसमें वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे यूज़ करते हैं ये, तो उनको हम कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, जिनसे जो वर्ड्स, जिनकी जो वर्ड्स से इनके आइडियाज़ और इनके कंटेंट्स को और एक बहुत अच्छी तरीके से ये लोग उसको एग्जिबिट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। तो यहाँ पे जो यूज़ किया हुआ है एक एनाफोरा वर्ड है। एक लिटरेरी डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे लाइक एनाफोरा, एनचैपमेंट, एलिट्रेशन, रेजोनेंस, कॉन्सोनेंस, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। तो इसमें एक एनाफोरा यहाँ पे यूज़ किया गया है। एनाफोरा मीन्स इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो ये एनाफोरा हम कहते हैं कि कोई भी वर्ड्स और फ्रेज़ जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आप जो इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए गए हैं देखिए दो, सम से, और अगेन सेकंड लाइन में भी सम से इन आइस। तो ये दो वर्ड्स जो हैं वो देखिए एकदम रिपीट हो रहे हैं दोनों लाइन में। तो ये इस जैसे वर्ड्स को हम कहते हैं एनाफोरा। सेकंड जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो हो रहा है एंजैबमेंट। तो व्हाट इज़ एंजैबमेंट के बारे में भी हम समझ लेते हैं कि एंजैबमेंट क्या होता है। एंजैबमेंट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पंक्चुएशन और पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन और स्टैंजा। तो एंजैबमेंट मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि दो या तीन लाइन में या कई सारी लाइनों में हमने उसको लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ हम उसमें कोई भी फुल स्टॉप या कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स या कॉमा या कोई भी हम ऐसा ग्रामेटिकल कोई भी इसमें सिंबल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इसको अलग अलग लाइंस में लिख रहे हैं, जबकि ये है एक ही सेंटेंस। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं एंजैबमेंट। आप इसमें इस पोएम की क्योंकि 9 लाइन्स हैं, तो 7, 8, 9 लाइन्स जो है वो एक पूरा एक सेंटेंस है अपने आप में, लेकिन पोइट ने इसको 3 लाइन में लिखा हुआ है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स या विदाउट एनी स्टॉप। आप पढ़ेंगे देखिए, जैसे टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज, ये लाइन नंबर 7 है, इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो ये देखिए एक पूरा सेंटेंस है जिसको इन्होंने 3 लाइन में लिखा हुआ है। तो एक सिंगल सेंटेंस है विच इज़ कॉल्ड एन एंजैबमेंट। एक थर्ड एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी समझते हैं क्या होता है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन क्विक सक्सेशन दैट ऑल स्टार्ट्स विद द सेम लेटर और साउंड। तो ये भी देखिए एक सेंटेंस के पोएम के फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ लाइन में था कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। तो सम से यहाँ पे जो है ये एक सीरीज़ ऑफ वर्ड्स है, अगेन सम से इन आइज, सेकंड लाइन नंबर 2, और फोर्थ लाइन में आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये लाइन नंबर 4 में भी लिखा हुआ है ये फेवर फायर। तो ये जो है ये वर्ड्स क्विक सक्सेशन में है, मतलब एक के बाद एक है, और सेम लेटर है इन वर्ड्स में, बिल्कुल सेम लेटर्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं सम से फेवर फायर,
कुछ लेटर्स जो हैं वो सेम ही है, देखिए यहाँ पे आर आर है ना, और एफ भी है यहाँ पे जो कॉमन है। तो ये जो है इस टाइप के जब हम यूज़ करते हैं सीरीज़ ऑफ वर्ड्स, इनको कहते हैं एलिट्रेशन। साथ साथ इसके साथ इन्होंने यहाँ पे पोइट ने जो है एजोनेंस भी यूज़ कर रहे हैं इस पोएम में। एजोनेंस क्या होता है ये भी देखते हैं। एजोनेंस मीन्स द रिपीटेड यूज़ ऑफ वोवल साउंड्स वर्ड्स। वोवल साउंड जो वोवल जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं जिन वर्ड्स में, और जो साउंड ऐसा करते हैं वोवल साउंड जैसा, तो उनको हम एजोनेंस कहते हैं। आप लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 4 और 6 में इस पोएम की देखेंगे कि आप अगेन उसमें यूज़ किए हैं वोवल वर्ड्स। तो सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, देखिए आई यहाँ पे जो है कॉमन है इस वाले सेंटेंस में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आई इज़ कॉमन, सिंस आई इज़ कॉमन इन दिस लाइन, सो दिस इज़ रेजोनेंस, एजोनेंस सॉरी। और उसके बाद जो है लाइन नंबर 4, इसमें भी देखिए यूज़ किया है आई होल्ड, होल्ड का ओ, विथ का आई, दोस्त का ओ, एंड अगेन हु में 0 ओ, सॉरी फेवर में ओ, एंड फायर में आई। तो आई एंड ओ इस लाइन में भी कॉमन है सेंटेंस में, तो ये भी एसोनेंस कहलाएंगे। और लाइन नंबर 6 में अगर देखें आप, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यहाँ पे भी देखिए आई और ओ जो वोवल हैं वो कॉमन है, तो इसलिए ये 3 लाइंस में हम लोग एसोनेंस यूज़ किया है पोइट ने। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स भी यूज़ किए हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वोवल्स के अलावा जो भी वर्ड्स, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। सो रिपीट ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेंटेंस बट नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड। स्टार्ट ऑफ द वर्ड में जो है कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। देखिए जैसे ये इस वाली लाइन में आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो विद दोज में देखिए द साउंड आ रहा है, तो विद भी, विद इज़ ऑल्सो एंडिंग विद टी एच, एंड हेयर द THOSE, दोज इज़ स्टार्टिंग विद TH, तो यहाँ पे द का साउंड आ रहा है, तो द साउंड इज़ रिपीटेड, सो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ये इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इसमें आ सकते हैं इस पोएम में, एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके, तो वो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। तो वाई द पोएट इज़ ऑफ द टू ओपिनियन रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ड, एक तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो दैट वाई द ओपिनियन कि पोएट की यहाँ पे वर्ड के एंड में या वर्ड के डिस्ट्रक्शन में 2 ओपिनियंस क्यों हैं। लाइक कि वो अगर वर्ड का डिस्ट्रक्शन होता है आइस से या फायर से, तो वो दोनों को क्यों सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का भी आ सकता है क्वेश्चन जिसमें आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक ये भी आ सकता है कि डिस्कस इन ब्रीफ द वर्ड फायर एंड आइस इन कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम, तो यहाँ पे भी आपको इसका जो है मीनिंग, जो सिंबॉलिक मीनिंग्स है वो लिखना पड़ेगा विथ सम ब्रीफ डिस्कशन अबाउट कि आप फायर को आप डिज़ायर से क्यों सिंबलाइज कर रहे हैं, और स्नो को या आइस को आप नफ़रत से या हेट से क्यों डिनोट कर रहे हैं या सिंबलाइज कर रहे हैं, तो ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थर्ड एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन द डिज़ायर और हेट्रेड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिज़ायर या हेट्रेड कैसे वर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इसमें भी आपको, जैसा कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो उसमें आप अपने वर्ड्स में भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ईज़िली। बहुत ईजी पोएम है ये, 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगी, और इसको आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने जो आपके घर के बड़े लोग हैं उनसे भी कुछ आप थोड़ा सा डिस्कशन करके आप पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे भी पूछ सकते हैं, तो मैं भी आपको इसका प्रोबेबल आंसर लिख के दे सकता हूँ। तो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लगेगा और मैं आगे भी आपके लिए दूसरी पोएम को एक्सप्लेन कर सकूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।